जय माता दी दोस्तों। चंदन नगर के एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपी भगवान कृष्ण का बड़ा ही परम भक्त था। वह दिन रात भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगा रहता था। प्रत्येक दिन मंदिर को जाता और सुबह से शाम तक पूजा अर्चना किया करता था। दिन रात भगवान की मूर्ति को देखा करता। जब मंदिर बंद हो जाता तो उसका मन तड़प करके रह जाता। वह बहुत बेचैन हो जाता और मंदिर के बाहर बैठकर के मंदिर के द्वार खुलने का इंतजार करता रहता कि कब मंदिर खुलेगा और कब मुझे अपने प्रभु के दर्शन होंगे। दोस्तों, वह बहुत स्वाभिमानी था और अपने कर्म पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। पूरे गांव में वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए थे। वह अपनी लड़की प्रीति और अपने लड़के श्यामू के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था और वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था। उसने और उसके बेटे ने मिलकर के उसकी लड़की की शादी के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन बेटी की शादी तय हो जाती है। जब यह बात गांव के जमींदार धनीराम को पता चलती है तो जमींदार सोचता है, अच्छा तो गोपी की बेटी की शादी तय हो गई है। गोपी बहुत ही स्वाभिमानी आदमी है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन एक गोपी ही ऐसा आदमी है जो आज तक मेरे सामने पैसे मांगने के लिए नहीं आया है। उसे इस बात का बड़ा घमंड है। मैं भी देखता हूँ कि शादी कैसे होती है। अभी मैं अपने आदमियों को बुलाता हूँ। असल में उसके दो आदमी थे जो बड़े ही गुंडे और पुराने चोर थे। जमींदार के कर्ज से वे दोनों आदमी दबे हुए थे। यही सोच करके वह दोनों आदमियों को बुला करके कहता है कि तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने कहा कि बोलिए मालिक, जरा पता लगाओ कि गोपी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वह कहाँ रखे हैं। तुम दोनों जाकर के उन जेवर को चुरा लो। कुछ भी करके मुझे वह जेवर चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं। वे दोनों कहते हैं कि जी मालिक, अभी पता करके मैं आता हूँ। बिना काम के वापस मत लौटना। मैं गोपी को अपने पैरों में गिद्ध गिद्धाते हुए देखना चाहता हूँ। उन दोनों ने कहा कि मालिक, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करें, आपका काम हो जाएगा। फिर वे दोनों आदमी रात को गोपी के घर में डकैती के लिए चले जाते हैं और मौका मिलते ही सारे जेवर और धन उसका चुरा लेते हैं। जमींदार धनीराम के यहाँ वे जेवर लेकर के पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मालिक, यह लीजिए, आपका काम हमने कर दिया है। यही वह सारा धन, हमने सारे जेवर सब चुरा करके मैं ले आया हूँ। जमींदार सोचता है कि अब देखता हूँ गोपी लड़की की शादी कैसे करता है और मेरे पास कैसे नहीं आता है। अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी समझता है ना, अब उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगले दिन गोपी को पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा और गांव वालों के सामने कहता है कि हे भगवान, मैंने तेरी इतनी भक्ति की और तूने मेरे साथ यह क्या किया। कल मेरी बिटिया की शादी है, अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। गोपी का बेटा जो था वह कहता है कि पिताजी, अब जो होना था वह तो हो गया, अब आगे क्या करना है यह सोचना पड़ेगा। हम शादी तो तोड़ नहीं सकते, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर यह शादी टूटी तो हमारी जो बहन है उसकी और आपकी बड़ी बदनामी होगी। मुझे लगता है कि आपको जमींदार से थोड़ा से पैसे मांग लेना चाहिए जिससे हम अपनी बहन का विवाह कर सकें। हम कुछ ना कुछ करके उसका सारा कर्जा कुछ दिनों में चुका देंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ शादी के बारे में ही सोचना होगा। हाँ बेटा, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जमींदार धनीराम के पास जाकर के कुछ पैसे कर्ज ले लेता हूँ। इतना कहकर के गोपी जमींदार के पास जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। जब वह जमींदार के घर पहुंचता है, जमींदार उसे देखता है तो कहता है, आओ गोपी, कैसे आना हुआ। सुना है तुम्हारी लड़की की शादी तय हो गई है। गोपी ने कहा कि मालिक, हुई है, लेकिन एक बड़ा अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। जितने भी जेवर और पैसे हमने इकट्ठा किए थे सब चोर उठा करके ले गए। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जमींदार को तो सब कुछ पता था, फिर भी वह नाटकीय अंदाज में कहने लगा, अरे यह तो बड़ा बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, तुम बोलो यहाँ कैसे आना हुआ। बेचारा गोपी जमींदार से कहने लगा कि मालिक, उसी के संबंध में आपसे मैं बात करने आया हूँ। आप तो जानते हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है और इसी कारण से मुझे धन की बड़ी जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। इतना सुनकर के जमींदार मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। विचार करने लगा कि यह हुई ना बात।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने गोपी से कहा कि मैं कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब? हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। गोपी ने जमींदार से कहा कि मालिक, मैं और मेरे बेटे दोनों मिलकर के बहुत मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और उससे जो भी धन इकट्ठा होगा उसी से मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ऐसा कहकर के जमींदार धनीराम ने गोपी को पैसे दे दिए और गोपी पैसे लेकर के वहां से चला जाता है। वह अपनी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से करवाता है। फिर एक दिन उसके बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, शादी तो बड़ी अच्छी तरह से निपट गई, अब हमें जमींदार का कर्ज भी तो चुकाना है। इतना कह करके उस किसान का बेटा काम ढूंढने के लिए गांव में जाता है। वह पूरे गांव में काम ढूंढता है, बहुत सारी जगह जा करके पूछता है कि कोई उसे काम पर रख ले, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। वह निराश होकर के घर वापस आ गया और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं जमींदार के यहाँ भी गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे मना कर दिया है। मुझे लगता है कि गांव में शायद मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं शहर जाकर के कोई काम ढूंढता हूँ, शायद वहाँ कुछ काम बन जाए। यह सुनकर के गोपी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम तो जानते हो मैंने आज तक कभी किसी से उधार पैसे नहीं मांगे, और पहली बार हमारे मुश्किल समय में जमींदार धनीराम ने मुझ पर भरोसा करके मुझको पैसे दे दिए। जमींदार बड़ा अच्छा आदमी है, हमें उसके पैसे समय रहते ही लौटा देना चाहिए। उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं शहर जाकर के कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और बड़ी जल्दी जमींदार का जो कर्ज है उसे वापस लौटा दूंगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यह कहकर के उस किसान का बेटा शहर चला जाता है और कुछ दिनों के बाद पैसे कमा करके जब वह गांव में लौटता है तो लौटते ही अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आपके आशीर्वाद से मुझे शहर में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है और अच्छी खासी रकम भी मुझे मिल गई है। ये लीजिए, और जमींदार का सारा कर्जा पाई पाई चुका दीजिए। गोपी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं दिन रात भगवान से यही कहता था कि जमींदार का पैसा समय रहते मैं लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने खुशखबरी देकर के मुझे चिंता मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर के जमींदार का जो भी पैसा है उसे लौटा करके आता हूँ। गोपी पैसे लेकर के जमींदार के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा और वह जमींदार के पास जब पहुँचता है तो कहता है, राधे राधे जमींदार साहब। जमींदार ने भी कहा, गोपी, राधे राधे कैसे आना हुआ? कहीं तुम्हें और पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ गई है? गोपी ने कहा, नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्जा वापस लौटाने आया हूँ। मालिक, आपने मेरी जरूरत के समय मेरी सहायता की थी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जमींदार धनीराम ने कहा कि अरे वाह, बड़ी जल्दी पैसों की व्यवस्था कर लिया तुमने। वह मन में सोच रहा था कि अगर इसने इतनी जल्दी कर्जा चुकता कर दिया तो मुझे ब्याज की रकम बहुत कम मिलेगी। मेरा तो कर्जा देकर के कोई फायदा ही नहीं हुआ। इस अनपढ़ गवार से और पैसे निकलवाने होंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी गोपी कहने लगा, मेरे बेटे ने शहर जाकर के बड़ी मेहनत की, इसीलिए आज मैं आपके पैसे चुकाने के लिए सक्षम हो सका हूँ। बिहारी जी की कृपा से मेरा बेटा का शहर में नौकरी लगी। और जमींदार धनीराम ने कहा कि अच्छा, तो आपका बेटा शहर में पैसे कमाने के लिए गया था? गोपी, ये देखो, मैंने इस पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया है कि तुम्हारा कर्जा चुकता हो चुका है। तुम भी पढ़ लो। गोपी हाथ जोड़ करके जमींदार से कहता है कि मालिक, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं, आपने बोल दिया, बस इतना ही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी गोपी के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार चालाकी से गोपी को पानी लेने के लिए भेज देता है। और जैसे ही गोपी पानी लेने के लिए अंदर जाता है, जमींदार धनीराम उस पर्ची को छुपा करके रख देता है और गोपी को दोबारा कर्जा दिया है ऐसा लिख करके गोपी को दे देता है और गोपी वहां से चला जाता है। वहां से जाते समय गोपी सोच रहा था, अच्छा हुआ, अब कोई कर्जा नहीं रहा, सब मेरे बिहारी जी की कृपा है। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा भी कमाने लगा है, अब सब ठीक हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर के भगवान की भक्ति में लग सकता हूँ। जय हो बांके बिहारी की, राधे राधे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन क्या होता है कि जमींदार के कुछ आदमी गोपी के घर जाते हैं और कहते हैं, गोपी, अरे ओ गोपी, जल्दी से बाहर आओ। गोपी घर के बाहर आकर के कहता है कि बोलो भाई, क्या बात है?
इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने तो जमींदार से जो कर्जा लिया है वह तुमने अभी तक लौटाया नहीं है। हम वसूली करने के लिए आए हैं। गोपी इतना सुनकर के चौंक करके कहने लगा कि अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो जमींदार जी का सारा पैसा वापस लौटा दिया था। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, वे लोग कहने लगे। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ज्यादा भोले भाले मत बनो, चुपचाप हमारे मालिक का पैसा लौटा दो। ये नौटंकी किसी और के सामने करना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। अपने आप को भगवान का बड़ा भक्त समझते हो और झूठ भी बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भाई, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा छल कपट करना नहीं सिखाया है। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने सारा कर्जा समय रहते ही लौटा दिया था। मैं खुद गया था लौटाने। तुम जाकर जमींदार जी से पूछ लो कि उनका सारा पैसा मैं चुकता करके आया हूं। कहीं तुम लोगों को गलती से तो नहीं भेज दिया है? हमें हमारे मालिक ने ही तो भेजा है। हमारे मालिक पागल है क्या, जो बिना किसी वजह से हमें तुम्हें पैसा लेने भेज देंगे? तुम नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुमको हम सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं और 2 दिन के अंदर कुछ भी करके जमींदार का जो भी पैसा है वह वापस लौटा दो, वरना तुम जानते हो कि मैं वह करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जमींदार के आदमी गोपी को डरा धमका करके वहां से चले जाते हैं। गोपी बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह दौड़ा दौड़ा जमींदार के घर पहुंचता है और कहता है, जमींदार जी, यह क्या हो रहा है? आपके लोग मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपका सारा पैसा लौटाया था, फिर यह कैसे हो रहा है? जमींदार ने यह सुनकर के कहा कि गोपी, तुम यह क्या कह रहे हो? पिछली बार तुम पैसा लौटाने नहीं बल्कि और पैसे मांगने के लिए आए थे, और याद करो, मैंने तुम्हें और पैसा दिया था। अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। इसलिए मैंने उन दोनों आदमियों को तुम्हारे पास पैसा मांगने के लिए भेजा था, पर तुम तो सीधा पैसा देने के लिए मुकर रहे हो। तुम बहुत ही ईमानदारी की बात करते थे। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? तुमको मैंने बिना कुछ गिरवी रखे हुए पैसे दिए थे। यह मेरी गलती हो गई। मुझे तुम्हें पैसे ही नहीं देना चाहिए था। गोपी को सुनकर के गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि जमींदार, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझता था। मैं अपने बेटे को भी उस दिन बोल रहा था कि जमींदार धनीराम बड़ा अच्छा आदमी है। उसने बुरे समय में हमारी मदद की थी, पर अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे तुमने मुझे पैसे क्यों दिए? तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। वह इंसाफ जरूर करेंगे। एक ना एक दिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर के जमींदार धनीराम कड़क आवाज में कहता है कि ये भाषण किसी और के सामने जाकर के देना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में तुम पैसे वापस नहीं लौटा पाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम जानते नहीं मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेंगे। अब निकलो यहाँ से। गोपी वहां से निराश होकर के वापस आ जाता है और घर जाकर के अपने बेटे को सारी सच्चाई बताता है। उसके बेटे ने अपने पिताजी को गांव के मुखिया के पास जाने की सलाह दी और गोपी को उसकी यह सलाह बड़ी अच्छी लगी और वह सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी के घर जाने के बाद गोपी सरपंच जी को सारी सच्चाई बताता है और फिर यह मामला गांव की पंचायत में चला जाता है। सरपंच पंचायत में कहता है कि गोपी ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने गोपी के साथ धोखाधड़ी की है। गोपी का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे और सूद समेत वह पैसे उसने समय रहते ही लौटा दिए थे। जमींदार धनीराम का कहना है कि गोपी ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार धनीराम, तुम्हारा क्या कहना है? जमींदार कहने लगा कि सरपंच जी, गोपी मेरे पास आया था। उसने कहा था कि मेरी बेटी की शादी है, गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। गोपी ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसकी हालत पर तरस खा करके उसे बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं पता था कि गोपी ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने उसकी जरूरत के समय मदद की और गोपी ने मेरे साथ धोखा किया। गोपी ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और सारे गांव वालों से कहता फिर रहा है कि उसने पैसे लौटा दिए हैं। यह सुनकर के गोपी कहता है कि नहीं सरपंच जी, यह पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। इसका नाम धनीराम जरूर है, लेकिन बड़ा अधर्मी है। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके वह पैसे कमाए थे।
और मैंने जमींदार को पैसे समय रहते लौटाए थे। बेटे को गांव में कहीं काम नहीं मिला, लेकिन जमींदार के पैसे लौटाने के कारण वह शहर चला गया और उसने शहर जाकर के बहुत मेहनत करके वह पैसे कमाए। जमींदार झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद जाकर के जमींदार को सूद सहित पैसे वापस लौटा दिए थे। गोपी की बात सुन के सरपंच ने कहा कि गोपी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटाए थे? जी सरपंच जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जमींदार ने मुझे लिख करके दी थी और उस पर लिखा था कि मेरा सारा कर्ज चुकता हो चुका है। जमींदार ने उस पर खुद अपने दस्तखत भी किए थे। इतना कहते हुए गोपी वे पर्ची सरपंच के सामने लेकर के जाता है और उसे दिखाता है जो जमींदार ने उसको दी थी। सरपंच जी जब वह पर्ची देखते हैं और गोपी से कहते हैं कि गोपी, तुम जानते हो इस पर्ची पर क्या लिखा है? जैसा कि तुमने कहा कि इस पर्ची पर वैसा कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर तो यह लिखा गया है कि तुमने जमींदार से और भी कर्जा लिया है। इतना सुनक के गोपी हैरानी से कहता है कि नहीं सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्जा चुकता हो गया, ऐसा लिख करके और अपने दस्तखत करके मुझे दिए थे। अब मैं ठहरा अनपढ़ गवार पढ़ नहीं पाया और ना ही मैंने अपने बेटे को दिखाया, क्योंकि मैंने जमींदार धनीराम पर भरोसा किया था। मुझे नहीं पता था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाएगा। अब बारी जमींदार के बोलने की थी। वह कहने लगा, आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी, सबूत आपके सामने है। गोपी ये जो है यह सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही न्याय कीजिए। सरपंच ने कुछ सोच करके कहा कि सारे सबूत तो यही कह रहे हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। गोपी ने कोई पैसे नहीं लौटाए। फिर भी गोपी, हम तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। गोपी, जब तुम जमींदार को पैसे लौटाए थे तब वहां कोई और व्यक्ति मौजूद था। उसने कहा कि जी सरपंच जी, जब मैं जमींदार को पैसे लौटा रहा था तब वहां पर जमींदार और मेरे अलावा बिहारी जी मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, उन्हें सब पता है। जमींदार विचार करने लगा, यह गोपी तो मुझे पैसे लौटाने जब आया था तो वहां पर गोपी और मेरे अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। फिर यह गोपी किस बिहारी जी की बात कर रहा है? कौन है यह बिहारी? सरपंच ने कहा कि अच्छा तो ठीक है गोपी, हम तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका देते हैं। जैसा कि तुमने कहा कि पैसा लौटते समय बिहारी जी वहां पर मौजूद थे। बिहारी जहां भी रहता है उसे कल गवाही देने आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम कुछ फैसला कर पाएंगे। अगर कल बिहारी गवाही देने के लिए नहीं आता तो हमें फैसला जमींदार की तरफ सुनाना पड़ेगा। आज की सभा यही समाप्त होती है। इतना कहकर के सारे पंच अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर गोपी बहुत परेशान हो जाता है और साधे जाकर के वह मंदिर में चला जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि हे बांके बिहारी, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने जमींदार का सारा कर्जा वापस लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर रहा है। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है। आपसे क्या छुपा है? जब मैंने जमींदार के पैसे लौटाए तो आप भी वहां मौजूद थे। भले किसी ने नहीं देखा हो या देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है। आपको कल सभा में आकर के सबको सच बताना पड़ेगा कि मैंने सारा पैसा लौटा दिया है। मेरी लाज रखना प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। मैंने इतने सालों से आपकी भक्ति की है, कुछ भी नहीं मांगा है। आज मांगता हूं प्रभु, आज आपको इस भक्त के लिए आना ही पड़ेगा। आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि उस षड्यंत्र को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। प्रभु, मेरे पास आपके अलावा और कोई सबूत भी नहीं है। प्रभु, आप ही मेरे गवाह हो, आप ही मेरे सबूत हो। अगले दिन पंचायत की सभा में जमींदार, गांव वाले और गोपी सभी इकट्ठा हो जाते हैं और जमींदार सोचता है कि आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में गोपी की इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली है। अपने आप को बहुत स्वाभिमानी समझता था, आज इसका स्वाभिमान चूर चूर होने वाला है। आज के बाद कभी भी ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। सभी के इकट्ठा होने के बाद सरपंच ने कहा कि बोलो गोपी, कहाँ है बिहारी? तुम तो कल कह रहे थे कि बिहारी जी ने सब कुछ देखा है, उसे सब कुछ पता है, तो आज गवाही देने क्यों नहीं आया? गोपी आंख में आंसू लिए बस इधर उधर देखता रहता है।
जमींदार धनीराम गोपी को देखते हुए कहते हैं कि सरपंच जी, आप भी क्या इस गोपी की बातों पर भरोसा कर रहे हो? कोई बिहारी नहीं है, क्योंकि जब गोपी मेरे पास आया था तब मेरे और इसके सिवाय वहां पर कोई दूसरा मौजूद नहीं था। यह सब गोपी की मनगढ़ंत कहानी है। गोपी बहुत बड़ा झूठा है। आप अपना समय व्यर्थ में मत गवाए और जल्दी से फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर के सरपंच ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया है कि जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे सरपंच जी कुछ कहने वाले ही थे कि उतने में एक बहुत ही भारी आवाज आती है। रुकिए सरपंच जी, मैं हूं बिहारी। सारे गांव वाले बिहारी की तरफ देखने लगते हैं और जमींदार चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और गोपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। गोपी समझ जाता है कि स्वयं भगवान उसके लिए गवाही देने के लिए आए हैं। उसे देख करके सरपंच धनीराम, अच्छा तो तुम हो बिहारी, तुम्हें पहले कभी इस गांव में मैंने देखा नहीं। खैर छोड़ो, तुम सिर्फ इतना बताओ, जब गोपी जमींदार के यहाँ पैसे देने गया था तो क्या तुम वहां थे? क्या तुमने देखा गोपी को पैसे देते हुए? सरपंच जी, मैं वहीं पर था। गोपी ने मेरे सामने ही जमींदार को सारे पैसे दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने दस्तखत करके उस पर लिख दिया था कि गोपी का सारा कर्जा चुकता हो चुका है। लेकिन अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वह पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची यह लिख करके दे दी कि गोपी ने उससे और भी कर्जा लिया है। जमींदार यह देख करके एकदम से बोला, यह बिहारी झूठ बोल रहा है, यह तो वह था ही नहीं, ये एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। सरपंच जी, इसकी बातों पर भरोसा ना करो। यह कोई बहुरूपिया है जिसे गोपी कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर के आया है। अगर यह सच बोल रहा है तो इससे पूछिए कि इसके पास कोई सबूत है इस बात का। सरपंच ने तभी कहा कि हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा कि हाँ भाई। बिहारी जी बोले, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही के भरोसे कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं, तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसके भरोसे तुम बोल सको कि तुम वहां पर थे जब गोपी ने जमींदार को पैसे लौटाए? तो ऐसी कोई बात जो तुम्हें याद हो तो हमें बताओ। यह सुन के बिहारी जी ने कहा कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेज दीजिए और वहां रखी हुई खाते की पुस्तक के 50 नंबर के पन्ने के अंदर जाकर के देखिए तो एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिख दिया है कि गोपी का सारा कर्जा चुकता हो गया है और उस पर जमींदार ने खुद अपने दस्तखत भी किए हैं। और इतना ही नहीं, गोपी के घर में जो चोरी हुई थी वह जमींदार ने ही करवाई थी और सारे जेवर चुरा लिए थे और सारा चुराया हुआ धन और जेवर आज भी इस जमींदार की घर की तिजोरी में मौजूद है। यह सुनकर के जमींदार को धक्का लगा कि यह आदमी कौन है, इसको तो सारी बातें कैसे पता हो सकती है। सरपंच अपने आदमी को जमींदार के घर भेजते हैं। चोरी वाली बात सुनकर के गोपी के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि जमींदार कुछ ऐसा भी करवा सकता है। सारे गांव वाले आश्चर्य से, गुस्से से जमींदार धनीराम की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद सरपंच द्वारा भेजा गया आदमी जेवर और पर्चा लेकर के वापस लौटता है और सरपंच जी को दे देता है। वह देख करके सरपंच की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सरपंच भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, यह क्या जमींदार, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकते हो? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो सकता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने धनवान होने के बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुमको शर्म नहीं आई। गोपी जैसे भोले भाले आदमी पर तुमने धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया और सारे गांव वालों और पंचायत को तुमने गुमराह किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गोपी अब मन में कहने लगा, हे बिहारी जी, आज तुमने यहाँ आकर के मेरी भक्ति की लाज रख ली। आज तुम ना आते तो गांव वालों के सामने मैं झूठा साबित हो जाता और जमींदार धनीराम की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आती और कभी पता ही नहीं चल पाता कि चोरी जमींदार ने ही करवाई थी। हे प्रभु, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है। बिहारी जी ने सरपंच से कहा, गोपी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। इसने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया है। वह एक निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए इस जमींदार धनीराम ने इतनी नीच हरकत की है कि यह इसके नाम के ठीक विपरीत है।
इसका नाम तो धनीराम है, लेकिन काम हमेशा विधर्मियों वाला करता है। सरपंच ने बिहारी जी से कहा कि मैं तुम्हारा सारे गांव वालों और पंचायत की तरफ से आभारी हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूँ कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर गोपी को चोरी की हुई रकम का दुगना रकम देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर गोपी के घर चोरी नहीं होती तो उसे इस जमींदार से कर्ज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसे इन परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ी रहता। और इसी तरह से आखिर में सच्चाई की जीत होती है और जो गलत काम करता है उसकी हार होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।